हेलो गाइस, मूवी सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम डिस्कस करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 7 की सभी डिटेल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां हम देखते हैं कि वू को कोई ऑफिसर जिनवू के केस की फाइल देता है। वू कहता है, अगर ये अजीब लग रहा है तो तुम इसे खुद ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। वो कहता है, ऐसी बात नहीं है, पर इसमें से एक सर्वाइवर डबल डंजन से बच गया था। उसका नाम जिनवू है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन मरे हुए हंटर्स में से एक का नाम हुएंग डोंगसुक था। ये तो डोंगसू का भाई है ना। ये तो सच में चिंता की बात है। यहाँ जिनवू घर वापस आ चुका था और जीना के लिए खाने का सामान लाया था, जिसे देखकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। जीना कहती है, ये काफ़ी अनयूजुअल है कि तुम इतने पैसे खर्च कर रहे हो। आखिरकार पिछले मिशन में क्या हुआ था? इस बार तो तुम इतने इंजर्ड भी नहीं हुए। क्या तुम्हारे साथी सच में इतने स्ट्रांग थे? तब जिनवू हाँ कहता है और सोचता है, उन्हें मारना बहुत आसान था और चाहे उनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर मैं पहले वाला जिनवू होता तो डर के मारे भाग चुका होता। तो क्या मेरे लेवल अप के साथ साथ मेरी बहादुरी भी बढ़ी है? पर इस बार जिन्हें मैंने मारा है वो मॉन्स्टर्स नहीं थे, बल्कि इंसान थे। तब जीना जिनवू से उसका हालचाल पूछती है। जिनवू कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस कुछ सोच रहा था। और सोचता है, मुझे पुरानी बातों को नहीं सोचना चाहिए और अपनी फैमिली के लिए ताकतवर बनना चाहिए और इसकी कोशिश करनी चाहिए कि मैं मरूं ना, क्योंकि अगर ये चीज़ दोबारा से हुई तो मैं यही करूँगा। और हम देखते हैं जैसे जिनवू बियर पी रहा था, सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाता है। जिनवू को समझ नहीं आता और वो कैंस लेकर अपने रूम में चला जाता है। जिनवू सोचता है, मैं चाहे जितनी मर्जी बियर पी लूँ, ये सिस्टम मुझे उसका नशा ही नहीं होने दे रहा। क्या ये किसी स्किल का इफेक्ट है? तभी उसे अपने पहले क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है, जहां उसे 2 एबिलिटीज मिली थी। पहली की मदद से वो अपनी सारी इंजरीज को हील कर लेगा और दूसरी स्किल उसकी इम्यूनिटी और रीजनरेशन पावर्स को एनहेंस करती है, जिस वजह से वो एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा। तब जिनवू कहता है, मुझे इसे चेक करने का तो मौका ही नहीं मिला, तो यही कारण है जिससे मेरा हाथ और पैर रीजनरेट हो पाए थे। और तब थोड़ी देर में जीना उसे बताती है कि उसके लिए यो का फ़ोन आया है। वो यो से मिलने कैफ़े में जाता है, जहां जिनवू कहता है, मुझे नहीं लगा था मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा। यो कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। जिनवू कहता है, तुमने भी मेरी बहुत मदद की है। तुमने मुझे मैजिकल जेम दिया और तुमने मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताई। यो कहता है, ये तो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने हमें पहले मारने की कोशिश की थी, तुमने तो बस सेल्फ डिफेंस किया। जिनवू पूछता है, तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया है? यो कहता है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ। जिनवू उसे बीच में काटकर ही मना कर देता है और कहता है, मैं किसी अमीर बाप की औलाद का साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता। यो की बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण वो उसकी बात सुनने को तैयार था। यो बताता है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं हंटर्स का लीडर बनना चाहता हूँ, और उसके लाइसेंस के लिए एक हंटर को कम से कम 20 मिशन में हिस्सा लेना होता है, और पिछला मिशन मेरा पहला था। मैंने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत पढ़ाई की है, तो मैं रिटर्न एग्ज़ाम तो क्लियर कर लूँगा, पर मैं लड़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ। जिनवू कहता है, तुम्हारे फादर तो योजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं ना, तुम उनके दूसरे बेटे हो, तो ये सब क्यों करना चाहते हो? यो कहता है, मैं ये सब कंपनी के लिए ही कर रहा हूँ, मेरे फादर भी यही चाहते हैं। डंजन बहुत डेंजरस होते हैं, पर उनके अंदर से बहुत रेयर तरह के खजाने मिलते हैं, जैसे कि मैजिक जेम्स और माना क्रिस्टल्स। और अगर कोई हाई रैंक बीस्ट हो तो उसकी बॉडी से इक्विपमेंट भी बन सकते हैं, जिसका मतलब डंजन्स को हम पैसों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो तुम्हारे प्लान के हिसाब से तुम अपनी हंटर्स की टीम बनाओगे, जो कि तुम्हारे लिए डंजन्स को जीतेगी, जिससे तुम्हें प्रॉफिट होगा। यो कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, और मेरे फादर तो एक एस रैंक हंटर को भी रिक्रूट करना चाहते हैं, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा, और मेरा भाई वाइस कमांडर बनेगा, ताकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी की तरह रन कर सकें। पर यहाँ तो सिर्फ 7 ही एस रैंक हंटर्स हैं। मिन ब्यूंग ग्यू ने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं किया है और वो रिटायर हो चुका है। जिनवू कहता है, मतलब हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को हंटर को खरीदने के बारे में सोच रहे हो? ये बुरा आइडिया है, तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मेरे भाई के अंदर पावर नहीं है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस गेन कर लीडर बनना चाहता हूँ, और अगर आपको भी अपनी पावर्स को छुपा कर रख कर मिशन में पार्ट लेना है तो साथियों की ज़रूरत पड़ेगी।
और मेरे फादर के लिए भी मेरा किसी ई रैंक हंटर के साथ जाना सही रहेगा ताकि उन्हें लगे कि मैं भी ताकतवर हूँ। यो सोचता है आप इस टाइम ई रैंक से ऊपर के होंगे और अगर किसी गलत आदमी के साथ टीम अप करता हूँ तो खतरा भी हो सकता है, तो इसलिए मेरा आपके साथ ही टीम अप करना सबसे सही रहेगा। तब वो जिन्वू को प्लान दिखाता है और उसे 30 बिलियन देने का वादा करता है। तब जिन्वू सोचता है 19 सी रैंक मिशंस के लिए ये मुझे 30 बिलियन दे रहा है, और वो भी तब जब मिशंस को करने से पहले। पर अगर इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो लेवल अप कर सकता हूँ तो कहानी थोड़ी अलग चल सकती है, और अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो शायद एक दिन मैं एस रैंक या उससे भी ऊपर पहुंच जाऊंगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये 30 बिलियन बहुत कम है। अभी तो मैं लेवल अप के बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, तो इसलिए किसी के साथ भी टीम अप करना खतरनाक हो सकता है। जिन्वू ऑफर को मना करके जाने लगता है। यो कहता है आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका सीक्रेट हमेशा सीक्रेट ही रखूंगा। पर जिन्वू के घूरते ही यो चुप हो जाता है। जिन्वू वहां से चला जाता है। यहाँ डोंगसुक का भाई डोंगसू उसके भाई के मिशन के बचे हुए लोगों की इन्फॉर्मेशन मांगता है। उसकी सेक्रेटरी डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां आती है। वो अपनी सेक्रेटरी से पूछता है लोरा क्या होगा अगर मैं किसी को विदेश में मार दूं। वो कहती है अगर किसी कंट्री में वो हंटर्स के क्राइम को खुद ही संभालते हैं तो आपको उस कंट्री के लॉ के हिसाब से सज़ा मिलेगी, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको आपकी कंट्री के हिसाब से सज़ा मिलेगी। पर अगर एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से बात करेगी तो शायद कुछ हो सकता है। मेरा शेड्यूल चेंज कर दो। लोरा कहती है अगर हमने ऐसा किया तो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी, और वैसे भी आप फिलहाल बहुत बिजी चल रहे हैं। डोंगसू कहता है उन सभी को बाद में शेड्यूल कर दो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हंटर्स यो और जिन्वू मेरे वहाँ तक पहुँचने पर जिंदा रहे। अगले दिन जिन्वू और उसकी बहन पार्क में जॉगिंग के लिए आए थे। जिन्वू कहता है अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन होते तो तुम क्या करोगी। जीना कहती है मैं सबसे पहले तो मॉम के मेडिकल बिल्स भरूंगी, फिर अपने स्कूल की फीस भरकर, इसके बाद का मेरे को नहीं पता। जिन्वू रनिंग करते हुए उससे आगे चला जाता है। जिन्वू नोटिस करता है कि 10 किलोमीटर भागने के बाद भी उसका 1 किलोमीटर ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा था। तब वो और ज्यादा मेहनत करने लगता है। हम देखते हैं कि वो सारे टास्क को डबल परफॉर्म कर देता है, जिस वजह से उसका डेली टास्क सीक्रेट क्वेस्ट बन जाता है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर थर्ड ऑप्शन मिलता है, जिसमें उसे 2 लूट बॉक्स में से चूज करना था, और वो ब्लेस्ड लूट बॉक्स को चूज करता है। उसमें उसे एक नए डंजन की की मिलती है। तब एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था ये की एक डीमन कैसल डंजन की है जो कि एस रैंक डंजन है, और इसके अंदर आप एक्सिलियर ऑफ लाइफ को हासिल कर सकते हो, जो कि एक ऐसा पोशन है जिससे किसी तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। यह देखकर जिन्वू बहुत खुश होता। रात को वो अपनी माँ से मिलकर सोचता है अगर एलिक्सर ऑफ लाइफ सच में किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकती है तो मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। तब जिन्वू उस डंजन को खोलने पहुंच जाता है और सोचता है मैं एक एस रैंक डंजन को खोलने जा रहा हूँ, जिसका मतलब इसमें ऐसे मैजिक बीस्ट होंगे जैसे जेजू आइलैंड पर थे, और उन्हें तो एस रैंक हंटर्स भी आसानी से हैंडल नहीं कर पाए थे। और जिन्वू डंजन का दरवाज़ा खोल देता है। वो सोचता है मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं इस टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ करूँगा। और तब हम देखते हैं कि उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि हेल के गेट का गेट कीपर था। जिन्वू कहता है अगर मैंने अब हार मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे और भी ताकतवर बनना होगा, और वो अपनी स्किल्स को एक्टिवेट कर लेता है। हम देखते हैं उसके बार बार हमले से भी मॉन्स्टर पर असर नहीं पड़ता। तब वो अपनी स्किल मर्डरस इंटेंट को एक्टिवेट करता है, पर मॉन्स्टर उसकी स्किल को काट देता है। जैसे ही जिन्वू अपने डैगर की स्किल से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है वो उसे भी काट देता है और जिन्वू पर हमला कर उसे दूर फेंक देता है। जैसे जैसे मॉन्स्टर उस पर हमला कर रहा था जिन्वू की हेल्थ कम होती जा रही थी। तभी उसे एक और नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि मॉन्स्टर ने अपनी रेज एबिलिटी का यूज़ किया है, जिसके चलते अगले 3 मिनट तक उसकी सारी एबिलिटीज 100% रहेगी। मॉन्स्टर जिन्वू पर दोबारा हमला करता है और उसकी हेल्थ ऑलमोस्ट आधी हो चुकी थी। जिन्वू फुल रिकवरी का यूज़ कर मॉन्स्टर पर हमला करता है, पर मॉन्स्टर पर कोई असर ही नहीं होता और वो जिन्वू पर लगातार हमला करना स्टार्ट करता है। 30% हेल्थ बचने के बाद उसकी विल पावर स्किल एक्टिवेट होती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर से छुप जाता है। जिन्वू सोचता है ये सिस्टम क्रिटिकल मोमेंट्स में मुझे वार्निंग दे रहा है ताकि मैं मरूँ ना।
मुझे इस मॉन्स्टर से 3 मिनट तक बचना होगा, पर वो भी इम्पॉसिबल है। लगता है इस स्टोन को यूज करना ही पड़ेगा। मॉन्स्टर जिन्वू को ढूंढ लेता है और उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन दूर जाकर गिरता है। जिन्वू फिर उसके हमले से बचकर छुप जाता है और हम देखते हैं कि अब उसकी हेल्थ बहुत ही कम थी और वो कहता है अब मैं क्या करूं, अगर इसने और हमला किया तो मैं मारा जाऊंगा। और तब वो अपनी इन्वेंटरी चेक करने लगता है, जहां उसे एक हीलिंग पोशन मिलता है। वो 3 बॉटल्स को खरीद लेता है। एक बोतल में से उसे 100 हेल्थ पॉइंट्स मिलते हैं। तभी उसके सामने सेकंड डंजन की पॉइजन बोतल आ जाती है, जिसे पीने से उसे फिजिकल डैमेज कम होगा, पर यह उसकी मसल्स को डैमेज कर सकता है। उसे याद आता है कि डबल डंजन के कारण वो जल्दी रीजनरेट कर सकता है और वो पॉइजन को पी लेता है। मॉन्स्टर फिर हमला करता है, पर जिन्वू बच जाता है और कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तभी मॉन्स्टर के 3 मिनट खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से जिन्वू के पहले के अटैक्स उस पर असर दिखा रहे थे। जिन्वू पूरी ताकत से उस पर हमला करना स्टार्ट करता है और मॉन्स्टर के 2 सिर हार चुके थे। बचा हुआ सिर अपने दांतों में जिन्वू को पकड़ लेता है। उसकी हेल्थ काफी क्रिटिकल थी, पर जिन्वू हार नहीं मानता और लगातार मॉन्स्टर की आंखों में मारता है। हम देखते हैं बहुत सारे हमलों के बाद फाइनली मॉन्स्टर हार जाता है, जिससे जिन्वू का लेवल अप होता है और उसके घाव भी भर जाते हैं। रिवॉर्ड में उसे कुछ आइटम्स मिलते हैं और एक डीमन कैसल की की मिलती है। तभी एंड में उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला मिलता है, जिसके लिए उसे 3 आइटम्स की जरूरत होती है, जो कि डीमन कैसल में ही मिलेंगी। जिन्वू सोचता है इस लड़ाई के बाद मुझे मेरा लेवल पता चल चुका है, तो इसलिए मैं अगर इस टाइम कैसल में गया तो पक्का मारा जाऊंगा, पर मैं वादा करता हूँ मैं वापस जरूर आऊंगा। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है।